हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं जूलॉजी का पेपर जो कि 7 तारीख को होने वाला है। तो भाई इसे पूरा पढ़ के जाना, क्योंकि इससे 70-80% आने ही वाला है पेपर। तो भाई मैं इसमें आपको जो कुछ क्वेश्चन बताऊंगा उसे आप ध्यान से पढ़ना है। ये बीए, बीएससी, बीएससी, एचएससी, बीकॉम, बीबीए और ये सभी के लिए उपयुक्त रहेगा। तो यहाँ पे लिखा है, मतलब ये टाइम 3 घंटे का रहेगा इसे पूरा करने के लिए, और मैक्सिमम मार्क्स 70 नंबर के रहेंगे। तो खंड आ में कुल 6 क्वेश्चन आते हैं, तो इनमें से अपन को कितने 2 करना पड़ता है। तो कोई 2 करना है, तो इसलिए इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं रहेगा। तो इसमें लिखा है ना कि इन 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत क्या है, इसकी मुख्य विशेषताओं को समझाइए। तो कोशिका सिद्धांत को जर्मन के सुप्रसिद्ध वनस्पतिक स्लाइड ने दिया था। स्लाइड एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत को 1839 में दिया। और ये मतलब 2 प्रकार के होते हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। भाई इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी बन सकता है, यूकैरियोटिक किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है, ऐसा कोई क्वेश्चन बन सकता है। तो आप इसे इस तरीके से याद कर लेना। तो अब अपना यहाँ पे इतना सा ही होएगा, और इससे कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, केंद्रक के कार्यों पर टिप्पणी लिखिए। इसमें इसके हम लिख के बता देते हैं। मतलब केंद्रक कोशिका का नियंत्रण कक्ष है यह, और यह कोशिका के सभी कार्यों के संचालन करता है। यह आनुवांशिक जानकारी, मतलब डीएनए होता है ना, उसको सुरक्षित रखता है और कोशिका की वृद्धि, विकास, प्रजनन में नियंत्रित करता है। और मतलब केंद्रक के कार्य होते हैं आनुवांशिक जानकारी का संचरण और कोशिका के कार्यों पर नियंत्रण, कोशिका विभाजन पर नियंत्रण, प्रोटीन संश्लेषण का मार्गदर्शन। यदि आपको समझ नहीं आ रहा तो वीडियो स्लो करके देख सकते हो और रिवर्स स्किप करके देख सकते हो आगे की तरफ। और केंद्रिका का निर्माण भी केंद्रक करता है। और केंद्रिका का निर्माण कैसे करता है, ये राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण से के लिए जिम्मेदार का निर्माण करता है। तो अपना तीसरा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, आईवीएफ पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसका आंसर है, प्रत्येक निषेचन या इन फर्टिलाइजेशन आईवीएफ निषेचन की एक कृत्रिम प्रक्रिया है जिसे किसी महिला के अंडाशय एवं अंडाशय से निकालकर उसे संपर्क द्वार के माध्यम से शुक्राणुओं के शरीर के बाहर किसी अन्य पात्र में करा जाता है। इसके बाद निषेचन अंडे को महिला गर्भाशय में रख दिया जाता है, जिसके द्वारा निःसंतानता को ख़त्म किया जा सकता है। इसके एड्स टीवी पर भी देखे होंगे आपने, इससे रिलेटेड कुछ आते हैं। चौथा क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा भ्रूणीय झिल्लियाँ क्या है। एक्स्ट्रा भ्रूणीय झिल्लियाँ भ्रूण के विकास के दौरान बनने वाली झिल्लियाँ होती हैं जो भ्रूण को सुरक्षित एवं पोषण प्रदान कराती हैं। ये झिल्लियाँ भ्रूण के बाहर होती हैं और इसमें शामिल होती हैं, मतलब इसमें शामिल होती हैं, भ्रूण के बाहर शामिल होती हैं। पीतक कोश, एनियन, कैरियन एवं अल्टोइस, ये सब इसमें शामिल होते हैं। इसे विस्तार से बताते हैं। इसमें पीतक कोश होता है, एनिलिम होता है, कोरियोल होता है, एलोस्टाइड होता है। भाई मैं धीरे धीरे इसलिए बोला हूँ कि आपको समझ में आए। इन झिल्लियों का निर्माण और विकास भ्रूण के विकास के लिए आवश्यक होता है, इसलिए ये झिल्लियाँ बनती हैं। तो अब अपना खंड बा आ जाता है, जिसमें कि 4 अंक, मतलब 4 करना है, और इसमें कुछ 6 क्वेश्चन आएंगे। तो इसे सावधानी पूर्वक करना, क्योंकि 9 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पे अब अपना आ जाता है पाँचवा। तो यहाँ पे 5वां क्वेश्चन है, यूकैरियोटिक कोशिका का नामांकित चित्र बनाएं। तो भाई ये चित्र तो बना के बता देंगे, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट डाल देंगे हम इसी वीडियो में, या फिर आप हमारे चैनल पे ही देख लेना, कहीं पे भी सर्च कर लेना, ये तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे अब 6वां क्वेश्चन है,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संरचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। तो भाई इसका आंसर है एंडोकुलिज्म, मतलब क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक बड़ी गतिशील संरचना है जो कि कैल्शियम भंडारण, प्रोटीन संश्लेषण और लिपिड चयन उपचयन सहित कोशिका में कई भूमिकाएं निभाती हैं। ईआर के विविध कार्य अलग अलग डोमेन द्वारा किए जाते हैं, जिनमें नलिकाएं, चादरें और परमाणु आवरण शामिल है। इससे रिलेटेड और कुछ भी मतलब इसके कार्य हैं, जो कि मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नामक एक अंग मतलब अंग एक विशाल कोशिका संरचना है जिसमें झिल्लीदार चादरें। और क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे। तो यहाँ पे अपना 7वां क्वेश्चन आ जाता है, अंडाणु जनन की क्रिया एवं उसके महत्व का वर्णन कीजिए। तो भाई इसका आंसर आ चुका है। तो इसका आंसर है अंडाणु जनन, या इसे ये भी कह सकते हैं ओजेनेसिस। वह प्रक्रिया है जिसमें अंडाणु और श्रम का निर्माण होता है। अंडा जनन की प्रक्रिया मादा जनन तंत्र के प्राथमिक अंग अंडाशय में चलती है और प्राथमिक ओसाइट से अंडाणु का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया भ्रूणीय अवस्था में शुरू होती है और भ्रूणीय उप प्रक्रिया के माध्यम से पूर्ण होती है। और यह प्रक्रिया अंडाणु जनन की प्रक्रिया है। प्राथमिक अंडाणु कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन में रुकी हुई अवस्था को बढ़ाती है। कूपिका कोशिका बढ़ाती हैं और एक स्तरित धनाकार उपकरण बनाती हैं। तो इसका अब 8वां क्वेश्चन आ जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्लोरोसेंट भोजक मॉडल का वर्णन कीजिए। तो इसके बारे में आप सर्च कर लेना, इसे मैं नहीं बताऊंगा, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसके बारे में मैंने ही नहीं पढ़ा। तो अब 9वां क्वेश्चन आ जाता है, मेंढक में वोल्टिफिकेशन एवं फैट मैप निर्माण को समझाइए। तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा ही पता है, तो जो कि मैं बता दूंगा। तो इसका आंसर है, मेंढक में वोल्टिफिकेशन और फैट मैप का निर्माण में बोलो। स्टेशन एक क्षेत्र है जहाँ विशिष्ट प्रकार के न्यूरॉन एक साथ आते हैं और एक संकेत को संशोधित करते हैं। फैट मैप ऊतक की संरचना को दर्शाने के लिए एक इमरजेंसी तकनीक है। मेंढक के विकास में ये दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और वोल्टिफिकेशन की परिभाषा है, वोल्टिफिकेशन तंत्र में एक क्षेत्र है जहाँ पर एक विशेष प्रकार के न्यूरॉन होता है। ये आपको मैंने आगे ही बता दिया है। इसके साथ संकेत संशोधित करते हैं। और मेंढक की भूमिका, ये सब कुछ ऐसा ही सब कुछ है। आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ लेना है और ये सब कुछ आएगा। और इसका उपयोग होता है मेंढक के विकास में, और इसके ऊतक की संरचना को देखने के लिए और विश्लेषण करने के लिए किया जाता है इसका उपयोग। तो अपना 10वां क्वेश्चन है, प्रोटीन गुणसूत्र पर एक टिप्पणी लिखिए। तो इसका आंसर है, प्रोटीन गुणसूत्र में मतलब ये होता है ना, अंतरावस्था में लगभग अलग अलग मोटे और पतले बाइंडिंग पार्टनर देखे जाते हैं। इन पार्टनर का उपयोग मूल रूप से गुणसूत्रों को माप करने के लिए छोटे गुणसूत्र उत्तर परिवर्तनों की पहचान करने और वर्गीकरण पहचान में मदद करने के लिए किया जाता है। इनका उपयोग प्रतिलेखन
में जीन के कार्य का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। तो इतना ही ठीक है। तो इसका 11वां क्वेश्चन आ चुका है, जिसे आप देख सकते हो। अंडे के प्रकार योग की मात्रा एवं उनके वितरण के आधार पर लिखिए। अंडे के छिद्र योग की मात्रा और उसके विस्तार के आधार पर अंडों को 4 प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है, जैसे कि एलेसिथम, माइक्रोलेथम और मेलोसियम और मैगलेथियम। जर्दी के वितरण के आधार पर भी अंडों का वर्गीकरण किया जाता है, जिसमें होमोलेक्सिन मतलब समान वितरण होता है और जर्दी के ढके शामिल होते हैं, और इसमें अलग अलग प्रकार के जर्दी की मात्रा उपस्थित होती है। तो भाई ये ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, इसलिए इसमें यही खेला बताया मैंने। तो अब आ जाते हैं हम खंड सा की ओर। तो यहाँ पे खंड सा में 2 क्वेश्चन करने हैं, जो कि सबसे सरल ही आते हैं। इसमें तो मैंने सभी क्वेश्चन पढ़े हैं, मतलब चूने के, इसके आंसर नहीं बताऊँगा मैं, और इसे आप देख लो और इनको पढ़ के भी नहीं दिखाऊंगा, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो गई भाई। इसका स्क्रीनशॉट आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा।